नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मौसम बदल रहा है, कोरोना भी बदल रहा है। इसके साथ ही अब भारत के कई क्षेत्रों में सर्दियां भी दस्तक देने लगी हैं। हर मौसम की कई अपनी बीमारियां होते हैं, कुछ अपने इन्फेक्शंस होते हैं और इन सब के बीच कोरोना का खतरा जो है वो लगातार हम सबके ऊपर बना ही हुआ है। इस शो में हम जाने माने विशेषज्ञों से बात करते हैं और कोरोना से जुड़े नए शोध, नए इलाज के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही लेते हैं आपके सवाल, जिनके जवाब देते हैं खुद जाने माने डॉक्टर्स। तो आज की हमारी टॉप स्टोरी जो है वो है कोरोना को लेकर धीरे धीरे एक बात और साफ होती जा रही है कि ये जितनी तेजी से फैलता है उतनी ही मुश्किल से ये जाता है, यानी बहुत वक्त लगता है इसके तमाम लक्षणों को पूरी तरह से जाने में। यानी कोरोना जल्दी पीछा छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाल ही कुछ स्टडी में ये सामने आया है कि कई लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें लंबे वक्त तक कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं। लॉन्ग हॉलर्स भी उन्हें कहा जाता है। 3 हफ्ते पूरे होने के बाद भी दिक्कतें आती रही और काफी लंबे वक्त तक चलती हैं। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से इनसे निपटा जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, इसे समझने के लिए हमारे साथ 2 यहाँ पर मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर वली होंगे, यहाँ पर सीनियर फिजिशियन है गंगाराम अस्पताल के, और इसके अलावा हमारे साथ एक पेशेंट है तबरेज, जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, और तबरेज की माँ जो है वो भी कोरोना से पीड़ित हो चुकी है, लेकिन अब दोनों ही ठीक हो चुके हैं। तबरेज, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि आपको कोविड कब हुआ था, आप जब ठीक हुए उसके बाद से क्या क्या दिक्कतें आपको और आपकी माताजी को आ रही हैं? कोरोना से ठीक होने के बाद में आज भी हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे पहले माताजी को सांस नहीं फूलती थी, अब उनकी सांस फूलनी चालू हो गई है। पहले उनको कमज़ोरी कम थी, अब कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है, और लगातार उनको अब बुखार रहने लगा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब आने लगी हैं। और पहले मुझे भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सांस ज़्यादा फूलती है, किसी भी काम को करने में थकावट ज़्यादा आ जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को अभी भी फेस करनी पड़ रही हैं और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब पहले इतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा करते थे जितने अब पड़ रहे हैं। और मेरी माताजी की जो एज है वो 65 वर्ष की है। पहले वो इतना बीमार कभी नहीं पड़ी जितना बीमार आज पड़ रही हैं। हर तीसरे चौथे दिन उनको दिक्कत आ जाती है, बीपी डाउन हो जाता है, तो कमजोरी ज्यादा है और सांस ज्यादा फूलती है इसके अंदर। और जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ गया है। पहले इतना दिल उनका मतलब ठीक से काम करता था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा धड़कन बढ़ गई है उनकी। जी, तो दिक्कतें हैं अभी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तबरेज, आप हमसे जुड़े और यहाँ पर आपने जानकारी दी। डॉक्टर वली, हमने तबरेज को सुना किस तरह की दिक्कतें उनको और उनकी माताजी को आ रही हैं। ये 30 से 40 की उम्र के बीच में और उनकी माताजी हैं वो 50 से 60 की उम्र के बीच में है। किस तरह की दिक्कतें आप भी देख रहे हैं, इस तरह के मरीजों को आप भी डील कर रहे हैं? Aditi, I welcome them in your show and I say my very happy good afternoon to all the viewers. आपने बहुत अच्छे से इनको लाके समराइज करवा दिया, आपने मेरा काम भी आसान कर दिया। ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं कोरोना के। आपको याद होगा कि जब चिकनगुनिया होता था तो लोग आते थे 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, कहते थे अभी हमारी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये वायरस जो है, ये कोरोना का वायरस, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं अभी, और ये बॉडी को जकड़ लेता है। ये बॉडी से आसानी से वॉश नहीं होता है, इसके साइड इफेक्ट्स वॉश नहीं होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग कहते थे प्यार के साइड इफेक्ट्स, तो अभी कोरोना के साइड इफेक्ट्स बहुत लंबे चलेंगे। तो ये जो एक बीमारी है, इसमें आपने बहुत सही टर्म यूज किया, ये साइंटिफिक टर्म है, लॉन्ग हॉलर्स इसको कहा गया है। और लॉन्ग हॉलर्स का मतलब ये है कि करीब 10% लोग जो हैं उनमें कोरोना के कुछ खास सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला सिम्टम है फटीग। हम लोगों को ये पता है कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक चीज होती है जिसमें पूरी बॉडी थक जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है और जल्दी हम आराम करने के लिए बिस्तर पे लेट जाते हैं थोड़ा सा काम करके। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो इन्होंने बताया वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बताया है, सांस का फूलना। और ये इन्होंने बहुत डेफिनेटली माँ के केस में बताया है, तो इससे ये भी बात प्रूव हो जाती है जो तमाम स्टडीज में जो हुई है, प्रूव हुई है कि जिस पेशेंट की एज ज्यादा होती है, जो आईसीयू में ज्यादा रहता है, जिसको लंबे समय तक कोरोना के सिम्टम्स रहते हैं, उसमें ये लॉन्ग हॉलर वाले जो सिम्टम है वो ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, और हम आगे कवर करेंगे ब्रेन के सिम्टम, किडनी के सिम्टम और हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। दिस इज ऑल कॉल्ड लॉन्ग हॉलर सिंड्रोम। जी,
तो यहाँ पर डॉक्टर साहब अब अगर हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये तो एक कुछ दिक्कतें हुई, अब हम अगर कुछ मौसमी जो बीमारियां होती हैं उनकी अगर बात करें यहाँ पर, तो एक स्टोरी हम अपने दर्शकों को और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि अगर गर्भवती महिलाओं को कोरोना हो जाए तो जोखिम जो है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन संक्रमित गर्भवती महिलाओं को डेंगू और मलेरिया हो जाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। और अगर ऐसी महिलाओं में डेंगू और मलेरिया के लक्षण देर से पता चलते हैं तो गर्भपात जैसी गंभीर जटिलताएं भी सामने आ सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ताजा रिसर्च हमें सावधान करती है। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मलेरिया या डेंगू के साथ कोविड का संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बीएमसी के एक रिसर्च के अध्ययन का नतीजा है। इन्होंने 4 गर्भवती महिलाओं पर अध्ययन किया, 3 को मलेरिया भी था और 1 को डेंगू। मलेरिया की शिकार कोविड पॉजिटिव महिला का गर्भपात हुआ, देर से पता चलने की वजह से यह हादसा हुआ। जो कोई इन्फेक्शन होता है मलेरिया का और डेंगू का, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो और कोविड के सिम्टम्स में ओवरलैप पाया गया है। ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में, झुग्गी झोपड़ियों में जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनमें कोविड पॉजिटिविटी है और उनको बुखार है तो तुरंत उनका मलेरिया और डेंगू जैसे कोई इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसका तुरंत इलाज भी होना चाहिए। मुंबई के फोर्टिस अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजरी मेहता बताती हैं कि उन्होंने ऐसी 2 कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं में गर्भपात देखा जो मलेरिया और डेंगू के लिए भी संक्रमित पाई गई थी। इतने सारे केसेस में हमने केवल 2 या 3 केस देखे हैं जहां पे मिसकैरेज हुआ है अर्ली प्रेगनेंसी में। उनके केस में वो महिलाएं कोविड पॉजिटिव करके एडमिट हो गई थी, मतलब उनको जो लक्षण दिख रहे थे वो हिसाब से कोविड की टेस्ट करके वो पॉजिटिव आई थी। और मलेरिया और डेंगू इनमें से एक बीमारी उनको बाद में टेस्ट करने के बाद डायग्नोज हुई थी, और ये टेस्ट इसलिए की गई थी कि कोविड की ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी उनके जो लक्षण थे वो जिस तरीके से अच्छे होना जरूरी था उतने स्पीड से या उतने तरीके से वो अच्छे नहीं हो रहे थे। ये जानकर फिर उनकी दूसरी बीमारियों के लिए भी टेस्ट की गई और उसमें ये पता चला कि उनमें से एक महिला डेंगू के लिए भी पॉजिटिव थी और एक मलेरिया के लिए भी पॉजिटिव थी। मलेरिया बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने देखा कि किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी और जो साधारण लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर डेंगू और मलेरिया जैसी जो दिक्कतें हैं वो भी अब पेश आ रही हैं। तो ऐसे में कोरोना और इन सब के लिए किस तरह से इनसे जूझना होगा? वेदर, इन्फेक्शन, पॉल्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। ये जो 4 चीजें आपने गिनाई ना, कोरोना के साथ मौसम में तब्दीली, पॉल्यूशन और ये डेंगू और मलेरिया, ये बहुत ही भयावह है। एक कॉकटेल, एक चटनी बन रही है और इससे हमको बचना है। और मैं कहता हूँ मास्क के साथ अगर मच्छरदानी भी लगा लेना तो ये पूरा कवच बन जाएगा। मैंने मास्क को डेसिफर किया था, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच, मास्क। और ऐसे ही M फॉर मच्छरदानी भी आ गया इसमें आज। तो मच्छरदानी से हम ये डेंगू से संबंधित, मलेरिया से संबंधित जो मच्छर से बीमारियां फैल रही हैं उससे बच जाएंगे। देखिए, पहले हम लोग बड़ी तकल्लुफ के साथ शाम को आंगन में मच्छरदानी लगती थी, छिड़काव होता था। अब वो मच्छरदानी सब हम भूल रहे हैं। गवर्नमेंट भी बांटती है मच्छरदानी, अभी डेंगू के प्रिवेंशन में मच्छरदानियां बटेंगी। तो हमको मॉस्किटो नेट का प्रयोग बहुत जरूरी करना है और ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल मुझे बहुत ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब की बात जो बताई है, और पूजा ने जो रिसर्च की है, आपके लोग और आप लोग तो बहुत रिसर्च करके आते हैं। डेथ इज द अल्टीमेट, इवन इन लॉन्ग हॉलर्स देयर कैन बी सम केसेस ऑफ डेथ। आई एम नॉट स्केयरिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डेंगू के बाद बहुत ज्यादा आपको आराम करना है, हष्ट-पुष्ट रहना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। और हार्ट का भी जो सिम्टम बताए हमने डेंगू में, ये कोविड में, वो हार्ट बीट का बढ़ना, हार्ट बीट का घटना। कुछ लोगों को पेसमेकर लगे हैं अभी इसी एपिडेमिक में। दिल्ली में मुझे पता है मेरे 5 पेशेंट्स को पेसमेकर लगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने जी ये जब आप बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से अगर हम लॉन्ग हॉलर्स की बात करें जिनको लंबे वक्त तक इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, तो जब जो लोग अब कोविड सर्वाइवर्स हैं, जो अब ठीक हो चुके हैं या जिनमें इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत जरूरी है, जो लोग इस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक तकलीफें भी अब होने लगी हैं कि आखिर हो क्या रहा है उनके शरीर के साथ, क्यों नहीं कमजोरी जा रही है, क्यों नहीं थकान जा रही है।
एग्जैक्टली देखिए, जो लोग आईसीयू में रह के आए उनको तो नोन है, आईसीयू साइकोसिस एक बीमारी होती है जो आईसीयू के नीले पर्दों के पीछे अगर आप 7-8 दिन 10 दिन पड़े रहे हो जाती है। और मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो 1-1 महीना रह के आए आईसीयू में और बचे हैं। उनको बचने के बाद एक तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, दूसरे माइल्ड एक्सरसाइज करनी है। मैं लोगों को कहता हूँ बांसुरी या शंख बजाइए, डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छी ग़िज़ा लीजिए और सारे विटामिन लीजिए। और ये काढ़ा वगैरह ज्यादा मत लीजिए, इससे भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अभी हार्ट की, ब्रेन की और लंग्स की और किडनी की, ये 4 चीजों पे हमारे डॉक्टर्स को भी ध्यान देना है। सडनली क्रिएटिनिन किसी का बढ़ रहा है, तो किसी को लंग्स में फाइब्रोसिस हो रही है तो उसका फॉलोअप सीटी स्कैन कराना है, किडनी का फंक्शन देखते रहना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, अब मेंटल की आपने बात की, तो एक चीज होती है जिसमें हमारे दिमाग में अजीब सी थकान और कंफ्यूजन हो जाता है, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के साथ क्लाउडीनेस ऑफ द ब्रेन, फॉग कहते हैं उसको। जैसे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, 2 दूनी कितने होते हैं एकदम से पता नहीं आ रहा ध्यान में कि 2 दूनी, कहीं आप सामने खड़ी हैं आपका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ऐसी सिंड्रोम्स हो रहे हैं, थकान के सिंड्रोम्स, मेमोरी के सिंड्रोम्स और गुस्से पे बहुत काबू पाना है। लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस ऑल्सो, फाइनेंसेस एंड जॉब के हैं। लेकिन कोविड का इफेक्ट ये हो रहा है कि लोगों को, यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शरीर और दिमाग पहले काम कर रहा था, कुछ लोगों को अब दिक्कत इस तरह की आ रही है कि उनका शरीर पहले की तरह और दिमाग भी पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी उम्मीद जगाना जरूरी है, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है और उम्मीद लगातार बांधे रखनी है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है हमारे पास, लेकिन हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल लेंगे और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे खास मेहमान। तो शो के इस हिस्से में हम दर्शकों के यानी कि आपके सवाल लेते हैं और जो भी आपके सवाल होते हैं वो हम सीधे एक्सपर्ट से पूछते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर उमा कुमार है, प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी की, एम्स में है वो यहाँ पर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से निधि गुप्ता है हमारे साथ जो अपना पहला सवाल पूछेंगी। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाना कितना सेफ है? थैंक यू। मैं इनिशियली उन्होंने कहा किसके वैक्सीन? नवजात बच्चों के लिए। नवजात बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है और उसके लिए अगर बात करें सुरक्षा की, तो हॉस्पिटल में ऑब्वियसली इन्फेक्टेड एटमॉस्फेयर हो सकता है, तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ उनको हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। और वहां पे भी इस बात का ध्यान रखें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन्ड हो और इमीडिएटली वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को घर लेकर आ सकते हैं। जी, कपिल है हमारे साथ दिल्ली से अगले कॉलर, वो अपना सवाल पूछेंगे। जी कपिल बताइए। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम कपिल गुप्ता है दिल्ली से। मेरा आपसे एक ये सवाल है, क्या N95 मास्क पानी में धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं? कपिल जी, N95 मास्क या सर्जिकल मास्क आप पानी में दोबारा यूज करने की बिल्कुल भी ना सोचें। वो डैमेज हो जाएगा और वो फॉल्स प्रोटेक्शन देगा। इसका मतलब आपको लगेगा कि आपने मास्क लगाया हुआ है बट यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोना। बिल्कुल भी नहीं वॉश करके यूज करना। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्या आप ये भी सजेस्ट करेंगे कि अब क्योंकि मौसम बदल रहा है और हम देख रहे हैं थोड़ा पोल्यूशन भी हो रहा है, कि क्या आप वापस N95 मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए? नहीं, देखिए पोल्यूशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है N95 मास्क, और जो यूज कर सकते हैं N95 मास्क वो बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एडवाइजेबल है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है, आम जनता के लिए वो क्लॉथ मास्क इस्तेमाल करें। और अगर हॉस्पिटल में विजिट कर जा रहे हैं तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। बट नहीं है कि N95 कोई यूज ही नहीं कर सकता। दोज हु कैन अफोर्ड कैन श्योरली यूज इट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद है दर्शकों को इन जवाबों से अपने सवालों के कहीं ना कहीं समाधान भी मिले होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन अपने हाथ धोना ना भूलें, मास्क पहनना ना भूलें और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।